दोस्तों नमस्कार। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है। यह बात कल भी कही जाती थी, यह बात आज भी कही जाती है और हर कोई जान रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त भी उत्तर प्रदेश को जिसने पार लगा लिया, दिल्ली पर वही काबिज होगा। और शायद यह एक ऐसी लड़ाई है उत्तर प्रदेश को लेकर जिसमें बीजेपी के पैर को हिला पाना उसकी अपनी मजबूत राजनीतिक जमीन से बहुत मुश्किल काम तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों का है। तो क्या 2024 को लेकर कांग्रेस के पास कोई ऐसा मंत्र आ गया है, या इंडिया के पास क्या वाकई कोई ऐसी चक्रव्यूह की रचना उसने कर ली है जिसमें एक झटके में उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ बीजेपी के जो पांव अड़े हुए हैं उसे वह डिगा सकता है? क्योंकि 2014 के बाद के तमाम चुनाव को परखते चले जाइए, वह 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो, 2017 का विधानसभा चुनाव हो, या 2022 का विधानसभा चुनाव हो, या इस दौर में पंचायत चुनाव ही क्यों ना हुए हो, तमाम जगहों पे जब आप एक मोटी लकीर 50% वोट के इर्द गिर्द खींचना शुरू कीजिएगा तो एक झटके में 50% या उससे भी ज्यादा वोट बीजेपी के हिस्से में जाते रहे हैं। लेकिन 2024 में क्या इस तस्वीर को बदलने की स्थिति में इंडिया आ सकता है? कांग्रेस रणनीति बना सकती है? यह सवाल धीरे धीरे इसलिए बड़ा हो चला है कि उत्तर प्रदेश की हकीकत वोटरों के तौर पर जिस दिशा में जाती है बीजेपी उसके उलट खड़ी है। बावजूद इसके उसे 50% से ज्यादा वोट क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश के भीतर में 21% दलितों की तादाद है, 19% मुस्लिमों की तादाद है और तकरीबन 10% या उससे कुछ कम या कुछ ज्यादा यादवों की तादाद है। तो दलित मुस्लिम यादव 80 लोकसभा सीटों में से तमाम सीटों पर 40% की मौजूदगी उसकी कम से कम हर जगह रहती है। स्थिति यह है कि जहां 60% से ज्यादा दलित यादव मुस्लिम है, वह 10 लोकसभा की सीटें हैं। और इस परिप्रेक्ष्य में अब इसलिए यह बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश के भीतर बीजेपी 50% से ज्यादा वोट ले आती है तो फिर उसके पास कौन सा मंत्र है? अभी तक हिंदुत्व का जिक्र हो रहा था, राम मंदिर बनने को तैयार खड़ा है। तो क्या जनवरी के महीने में जब शुभारंभ होगा 21 जनवरी को और 24 तक लगातार उत्सव पूरे उत्तर प्रदेश में और अयोध्या के इर्द गिर्द चलते रहेंगे, उससे क्या वोट बीजेपी के अनुकूल एक बार फिर हो जाएगा? क्या ऐसी स्थिति आ जाएगी? या दूसरी तरफ कांग्रेस ने अब इसे ताड़ना शुरू कर दिया और एनडीए एकजुट हो रही है, क्योंकि यह एक बड़ी महीन लकीर नहीं है, यह किसी को भी आंख से दिखाई देने वाली लकीर है कि अगर उत्तर प्रदेश के भीतर में हर सीट पर 40% वोट बैंक दलित मुस्लिम यादव का है और 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर 60% से ज्यादा वोट बैंक दलित मुस्लिम यादव का है और बाकियों को भी अगर बांटिएगा तो 37 सीट ऐसी है जहां पे 50 से 60% वोटरों की मौजूदगी या उनका जुड़ाव दलित मुस्लिम यादव से है। 33 सीट ऐसी है जो कि 40% से 50% के बीच रेंगती है। तो फिर यह कौन सी परिस्थिति अभी तक रही जहां पर हर कोई जानता है कि मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देगा, दलित मायावती के साथ खड़ा था, लेकिन इस दौर में वह भटक रहा है या उसके भीतर का कोई नेता बीजेपी के काउंटर में खड़े हो पाने की स्थिति में आ नहीं रहा है और यादव का वोट खुले तौर पर अखिलेश यादव के साथ है। तो क्या यह माना जाए कि इस वक्त सिर्फ एक दलित वोट को साधने की जरूरत है? क्योंकि मायावती की भूमिका राजनीतिक तौर पर पिछले विधानसभा चुनाव के भीतर जिस तरीके से उभरी, उसने मैसेज बहुत साफ दे दिया कि वह बीजेपी से टकराने को तैयार नहीं है। और उत्तर प्रदेश के भीतर की यह भूमिका मुस्लिमों के जरिए खुले तौर पर उभर गई कि हम जिसके साथ भी खड़े होंगे अब एक साथ एक मुश्त खड़े होंगे। इसीलिए विधानसभा चुनाव में समूचा मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के हिस्से में चला गया। लेकिन जब वोट जाने के बावजूद भी अखिलेश मुख्यमंत्री बन नहीं पाए, बहुमत मिल नहीं पाया, तो अगला सवाल यह था कि लोकसभा में क्या ऐसी स्थिति आ सकती है कि समूचा वोट बैंक एक लिहाज से बिना मशक्कत के कांग्रेस के साथ खड़ा है?
और ऐसे में इंडिया की धारणा यानी गठबंधन की राजनीति के मद्देनजर अखिलेश यादव भी कांग्रेस के साथ खड़े हैं। और यह सवाल दलितों का जो था और दलित वोट बैंक का जो है, इसको थोड़ा सा समझने के लिए एक वक्त के मुस्लिम वोट बैंक को भी समझ लीजिए। क्योंकि जब जब मायावती के साथ मुस्लिम समुदाय खड़ा हुआ, उत्तर प्रदेश में मायावती मुख्यमंत्री बन गई। जब जब अखिलेश यादव के साथ मुस्लिम वोट बैंक खड़ा हुआ, तब तब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन इस दौर की जरूरत इस देश के भीतर की राजनीति को साधने वाले जानते हैं कुछ और हो चली है। और एक तरफ बीजेपी और मोदी सत्ता है, तो दूसरी तरफ इंडिया है जिसमें तमाम राजनीतिक दलों का साथ है, लेकिन मायावती नहीं है। तो दलित वोट बैंक जो फ्लोट कर रहा है, क्या उसको साधने के लिए अब मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ क्या बिहार से नीतीश कुमार की एंट्री मिर्जापुर या फूलपुर को लेकर होने वाली है, जिसका अंदेशा लगातार यह सोचकर लगाया जा रहा है कि अगर नीतीश को बहुत ज्यादा तरजीह मिल जाए इंडिया के भीतर, जो अभी तक उन्हें मिल नहीं पा रही है, तो वह एक झटके में उत्तर प्रदेश में कदम रखेंगे। वो चाहे जनता दल यूनाइटेड के जरिए कदम हो, लेकिन पहचान इंडिया की होगी। तीसरा कदम, बनारस के भीतर चुनौती देने की परिस्थिति में क्या प्रियंका गांधी को उतारा जा सकता है? हालांकि माना तो यही गया कि अजय राय प्रदेश अध्यक्ष बने। पत्रकारों ने सवाल किया और उस सवाल के जवाब उन्हें देने से कुछ सूझा नहीं, तो उन्होंने जिक्र कर दिया, हां, प्रियंका गांधी अगर बनारस में उतर जाए तो फिर जी जान लगा देंगे और उसके बाद नरेंद्र मोदी को वापस गुजरात जाना पड़ेगा। चौथा कदम राहुल गांधी का है, यानी अमेठी से वह चुनाव लड़ेंगे। लड़ना तो पहले भी तय था, लेकिन इस बार जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का एक नया राउंड उत्तर प्रदेश के भीतर बड़े लंबे वक्त तक दिखाई देने वाला है। और उसके दायरे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी आएगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश भी आएगा, यानी बड़ी लंबी कतार राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के भीतर तय करनी है। और सवाल यह भी है कि पिछली बार जब वो चुनाव हारे थे तो तकरीबन 55,000 वोटों से हारे थे। तो पहला सवाल, उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ खड़ी बीजेपी को डिगाने के लिए क्या ये चौतरफा हमला है? और इन सब के बीच बड़ी भूमिका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की होगी, किसानों की होगी, वहां पर मुसलमानों की होगी। क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जितनी भी लकीरें खिंचती चली गई, उसने वोटों को बांटा और वो वोटों का ध्रुवीकरण बीजेपी के हक में कर दिया। तो क्या यह बिल्कुल नई परिस्थिति है? इसकी शुरुआत आज कहां से की जाए? शुरुआत बनारस से करनी होगी। मां गंगा ने जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री तब थे, तब बुलाया था। और उसके बाद तमाम दौर में जो तस्वीर बनारस की उभरी, उसमें आरती करते हुए या गंगा स्नान करते हुए या वहां पर पानी से कहीं ना कहीं अर्घ देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बार बार उभरती है। लेकिन राजनीति का खेल बड़ा निराला है। आस्था के आश्रय चलता है तो फिर जातीय समीकरण की हवा भी कभी चल पड़ती है और कभी कभी विचारधारा भी मायने रखती है। और बनारस की अपनी पहचान इन सब को एक साथ लेकर चलने की रही है। आस्था का सवाल हो तो साथ खड़ा है, जातीय समीकरण का सवाल हो तो साथ खड़ा है, विचारधारा का जिक्र हो तो फिर आंदोलन की शुरुआत भी वहां से देखी जा सकती है। तो सवाल है, क्या वाकई इस चौतरफे तौर तरीके में प्रियंका गांधी अगर बनारस के भीतर आकर खड़ी हो जाती हैं तो क्या उनके अनुकूल स्थितियां बन जाएगी? बनारस का अपना इतिहास बहुत अनुकूल कांग्रेस का रहा नहीं है। कांग्रेस इससे पहले वहां जब भी जीती, अगर आप इसको परखना शुरू करें तो आप ध्यान दीजिए तो कांग्रेस के हाथ में जीत बहुत कम वक्त लगी है। यानी 1967 में भी सीपीएम जीती थी, 77 में 10 बरस के बाद वहां पर जनता पार्टी यानी उस दौर में भारतीय लोकदल, उसके कैंडिडेट को जीत मिली थी। फिर 10 बरस के बाद वहां पर अनिल शास्त्री जीते थे जनता दल की टिकट से। 91 में वहां बीजेपी, 96 में बीजेपी, 98 में बीजेपी, 99 में बीजेपी, 2009 में बीजेपी, 2014 में बीजेपी, 2019 में बीजेपी।
इस बीजेपी की रेखा को क्या कांग्रेस मिटा सकती है, जब इस बात की जानकारी हर किसी को है कि 40 से 50% वोट बैंक मुस्लिम, यादव और दलितों में सिमटा हुआ है। बावजूद इसके कभी 56%, कभी 63% नरेंद्र मोदी को वहां पर वोट मिल गए। तो क्या इसे डिगाया जा सकता है? दरअसल ये दो तरफा लड़ाई है। एक लड़ाई विचारधारा की है, जो भारत जोड़ो यात्रा बनाम इस दौर में नफरत और घृणा की राजनीति के समानांतर खड़ी है। दूसरी राजनीति हिंदुत्व और कहीं ना कहीं इस देश के भीतर में सामाजिक और पेट से जुड़े सवालों से जुड़ी है, जहां पर बीजेपी के लिए मुश्किल है। लेकिन एक तीसरी परिस्थिति भी नए तरीके से योगी काल में पैदा हुई है। योगी का बिल्कुल एक अपना मॉडल है, एक ऐसा मॉडल जिसमें वो जब चाहे तब 80-20 का खेल शुरू कर देते हैं, और उस खेल के आश्रय कहीं ना कहीं निशाने पर रूल ऑफ लॉ आ ही जाता है। एक अपनी न्यायिक व्यवस्था है, एक अपना नया सोच है, और इस सोच के आश्रय आरएसएस भी उनके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। और इसीलिए बीच बीच में मोदी और योगी टकराते हुए भी दिखाई देते हैं, और बहस बहस में इस बात की भी चर्चा होती है कि मोदी नहीं तो योगी मॉडल सही। लेकिन सवाल उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर खड़ी बीजेपी का इसलिए है क्योंकि बनारस एक ऐसी नब्ज है इस दौर में, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के पांव अगर डगमगाते हैं तो एक झटके में हर वो मॉडल जो बीजेपी के साथ जुड़ा है, योगी के साथ जुड़ा है, वो डगमगाने लगेगा। यहां पर सवाल पहला उस सोशल इंजीनियरिंग का है जिसमें इंडिया आगे खड़ा है, और खुले तौर पर यहां पर एक बात का जिक्र होना चाहिए। लगभग 20% वोट इस पूरे देश के भीतर मुस्लिमों को एक लिहाज से फ्री ऑफ कॉस्ट कांग्रेस के हक में जा रहे हैं। अब सवाल छत्रपों के भीतर का था, तो अखिलेश यादव के सामने भी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना इससे बेहतरीन विकल्प कुछ हो नहीं सकता है। मायावती की खामोशी और मायावती की खामोशी के साथ बीजेपी का अपने अनुकूल मायावती को बताना, इन दो परिस्थिति के भीतर क्या इस देश के भीतर कोई ऐसा दलित लीडर है जो उत्तर प्रदेश में दलितों को साध ले? यह भी एक सवाल है। और ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे की एंट्री उत्तर प्रदेश के भीतर क्या बिल्कुल नए तरीके से दलित वोट बैंक को साधने की स्थिति में कांग्रेस और इंडिया को खड़ा कर सकती है? यह सवाल भी है, और मौजूदा वक्त में एक दलित वोट बैंक के भीतर नेताओं की जो एक वैक्यूम की स्थिति है उसको भरने वाली परिस्थिति भी है। क्योंकि जब हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो यह भी समझना होगा कि बनारस के भीतर 65% शहरी इलाका है, 35% ग्रामीण इलाका है। जो 65% शहरी इलाका है वहां पर पहली बार सवाल अगर इस दौर में बीजेपी की नीतियों को लेकर है तो ग्रामीण इलाकों में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर है। ये मुद्दे किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं, बल्कि केंद्र की सत्ता से आकर जुड़ चुके हैं। और केंद्र की सत्ता की नुमाइंदगी करने वाले प्रधानमंत्री मोदी बनारस से चुनाव लड़ते हैं। और यहीं पर सवाल है कि अगर प्रियंका की मौजूदगी बनारस के भीतर होती है तो एक क्षण के लिए विधानसभा चुनाव में जब प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश को नाप रही थी, उस दौर में जो लड़कियों को लेकर नारे दे रही थी और जिस तरीके से उनकी सक्रियता था, उससे कोई राजनीतिक लाभ कांग्रेस को नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस का पूरा कैडर प्रियंका के मैदान में उतरने के साथ ही सक्रिय हो गया, और यह एक बहुत बड़ी जीत कांग्रेस के भीतर थी जो हलचल मची हुई थी। अब अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। सब जानते हैं कि अजय राय किस तरीके से बड़बोलेपन के भी शिकार होते हैं और जहां चाहे वहां भिड़ भी जाते हैं। ये दोनों परिस्थितियां उनके साथ चलती है। लेकिन इसके बाद असल सवाल जो है इस दौर में वह नीतीश कुमार के साथ का जुड़ा है। थोड़ी देर के लिए आप राहुल गांधी की परिस्थिति को बोलिए, उस नेटवर्किंग को और उस चक्रव्यूह या उस फार्मूले को समझने से पहले नीतीश कुमार की एंट्री दो ही जगह हो सकती है, या तो वो मिर्जापुर आए या फूलपुर आए। दोनों जगहों पर कांग्रेस की जीत कोई मायने नहीं रखती है। इससे पहले मिर्जापुर में आने का मतलब है अनुप्रिया पटेल यानी अपना दल के सीधे चुनौती देना। बीजेपी यहां जीत नहीं सकती है, और उत्तर प्रदेश में लगभग कुर्मी वोट 4% के लगभग है और इस इलाके में खासा है। इसीलिए अनुप्रिया पटेल यहां पर 53% वोट तक पिछली बार लेकर आ गई। उससे पहले 43% वोट लेकर आई थी।
इससे पहले वहां पर समाजवादी जीता करती थी। याद कीजिए तो मिर्जापुर में तो एक वक्त फूलन देवी भी जीती, हालांकि एक बार हारी, लेकिन 2 बार वह जीती भी थी समाजवादी पार्टी के टिकट से। अगर एंट्री नीतीश कुमार की होती है तो ये कहीं ना कहीं उस इंडिया के भीतर एक मजबूत स्तंभ के तौर पर होगी, जहां अखिलेश यादव को भी ये लगेगा कि सवाल कांग्रेस भर का नहीं है, सवाल ये दरअसल नीतीश कुमार का भी है, यानी इंडिया का भी है। और बिहार के साथ उत्तर प्रदेश की हमजोली करने का वक्त भी आ गया है कि दोनों तरफ से सियासत को कैसे साधा जाए, क्योंकि वहां तेजस्वी यादव भी खड़े हैं और यहां अखिलेश यादव की मौजूदगी है। तो क्या नीतीश कुमार की मौजूदगी उत्तर प्रदेश के भीतर अगर मिर्जापुर से होती है और अगर फूलपुर से होती है, तो फूलपुर के भीतर बीजेपी 2014 में, याद कीजिए, केशव प्रसाद मौर्य जीते थे और 2019 में लगभग 55% के साथ उन्हीं के कैंडिडेट जीते थे। लेकिन उससे पहले कांग्रेस यहां नहीं जीती। कांग्रेस जीती भी है अगर फूलपुर में, तो याद कीजिए नेहरू का वक्त 57, 62, उसके बाद विजय लक्ष्मी पंडित जीती थी 67 में, उसके बाद 1971 में जीते थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, और फिर वहां पर 1984 में एक जीत मिली थी। यह ऐसी 2 सीटें हैं जहां पर इंडिया की मौजूदगी माइनस कांग्रेस के तौर पर बाखूबी दिखाई देती है और एक नए तरीके की फार्मूले की रचना यहां पर करती है। तो एक तरफ प्रियंका गांधी का बनारस में उतरना, दूसरी तरफ नीतीश कुमार का बिहार से चलकर आना, मिर्जापुर या फूलपुर की दिशा में आना, तीसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे का दलित नेता के तौर पर, और वह भी कांग्रेस जिसे अपना वोट बैंक मांगती रही। जब तक कांशीराम नहीं थे यह माना जाता था कि दलित कांग्रेस के साथ खड़ा है, लेकिन उन्होंने आंदोलन की प्रक्रिया में जिस तरीके के अपने तरीके से प्रयोग किए, उसने एक झटके में बीएसपी को खड़ा कर दिया और मायावती उसके बाद चलती चली गई। लेकिन 2014 के बाद मायावती में राजनीतिक ब्रेक जो लगी, उसकी वजह कई हो सकती है, लेकिन उसके समानांतर में अगर देखिए तो इस दौर में दलित अपने नेता को तलाश रहा है। उसकी भी माली स्थिति, उसकी भी सामाजिक परिस्थिति और उसके जिंदगी जीने की जद्दोजहद किसी से छुपी हुई नहीं है। बीजेपी के हक में वो कैसे खड़ा होगा, किस रूप में खड़ा होगा, हालांकि 2014 में जाटव माइनस दलित का जिक्र बकायदा नरेंद्र मोदी कर रहे थे, यादव माइनस ओबीसी का जिक्र बकायदा नरेंद्र मोदी कर रहे थे। तो बीजेपी की बनी हुई रणनीति के साथ ही समानांतर में अब इंडिया के सामने 2 रणनीति बहुत साफ है। पहली रणनीति चौतरफा हमला कीजिए, यानी 4 नेताओं के नाम जो हमने लिए उनकी मौजूदगी उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए। दूसरी परिस्थिति है कि अगर यादव मुस्लिम दलित का इतना बड़ा वोट बैंक है तो ये असरकारक कैसे होगा, इसको कहीं सुलगाने की जरूरत है, इसको कहीं आगे बढ़ाने की जरूरत है। और यही वो सोच है जहां पर मोदी को चुनौती दी जा सकती है, यही वो सोच है जहां पर योगी मॉडल धधा कर गिर सकता है, यही वो सोच है जहां पर मायावती की खामोशी भी राजनीतिक तरीके से इंडिया को लाभ पहुंचा दे, और यही वो सोच है जहां पर बिहार यूपी के गठबंधन का मैसेज, हिंदी पट्टी के एक बड़े नेता का उभार जो लगातार वो खोज रहा है, वह कहीं नीतीश के जरिए पहचान पाले। और इस सोच में जो भी राजनीतिक प्रयोग बीजेपी के जरिए, वो बुलडोजर के हों, 80-20 का हो, या फिर अलग अलग तरीके से जाटव और यादवों को अलग करके सियासत साधने की सोच हो। लेकिन जैसे ही आप अमेठी लौटते हैं तो एक क्षण के लिए आपको यह लग सकता है कि 2019 का परिणाम वाकई एक अलग परिणाम था, जिसमें स्मृति ईरानी चुनाव जीत गई, क्योंकि स्मृति ईरानी को 4,68,000 वोट मिले थे और स्मृति ईरानी को उससे पहले चुनाव में सिर्फ 3 लाख वोट मिले थे, जबकि राहुल गांधी को 4,13,000 वोट मिले थे, यानी 55,000 कम। और उसके पिछले चुनाव में जब वो जीते थे उस वक्त भी उनको 4,08,000 वोट मिले थे। तो राहुल गांधी के अपने वोट वैसे ही रहे, बढ़े नहीं, बढ़े बहुत तेजी के साथ स्मृति ईरानी के साथ। लेकिन इस दौर में स्मृति ईरानी ने जो वहां पर पत्रकारों से पंगा लिया, वहां के जिन सवालों पर खामोश रही, और इस दौर में जो उनकी अपनी पहचान सिलेंडर को लेकर हो या पेट्रोल डीजल को लेकर हो या कीमतों को लेकर हो, तमाम चीज धराशायी होती दिखाई दी। और खुद ब खुद अगर अमेठी के भीतर की परिस्थिति को परखिएगा तो राहुल गांधी के दौर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अमेठी को गांधी परिवार के साथ जोड़ती है।
उसको भुला पाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि वो अमेठी कॉन्स्टिट्यूंसी के भीतर मौजूद है। यानी रेल नीर प्लांट लगा हुआ है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनी हुई है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का ऑफिस है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, और गांधी परिवार के नाम पर देखिएगा तो राजीव गांधी पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड है, राजीव नेशनल एविएशन इंस्टीट्यूट है, राजीव गांधी आई केयर सेंटर है, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल है, इंदिरा गांधी गल्फ फर्टिलाइजर है, GUIF फर्टिलाइजर है। सवाल यह है कि इस दौर में अमेठी अपने आप को तलाश रहा है। सवाल यह है इस दौर में क्या बीजेपी के अनुकूल उत्तर प्रदेश 9 बरस में हो चुका है। सवाल यह है कि गुजरात से आकर हिंदी पट्टी में, वह भी बनारस में, नरेंद्र मोदी की मौजूदगी अगर होती है तो क्या वो इतनी मजबूती के साथ खड़े हैं जहां डिगा पाना नामुमकिन है। जैसे ही आप इसको छोड़कर इंडिया की दिशा में आते हैं और इंडिया के इन दो प्रयोगों के इर्द गिर्द समझना शुरू करते हैं तो उत्तर प्रदेश की एक हकीकत यह है कि ग्रामीण उत्तर प्रदेश में 78% लोग रहते हैं, शहर में सिर्फ 22% लोग रहते हैं। और मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश के भीतर वो किसान सम्मान निधि का मसला हो, वो मनरेगा का सवाल हो, वहाँ पर छिटपुट इलाज का जिक्र हो, वहाँ पर स्कूलों का जिक्र हो, वहाँ पर रोजगार का जिक्र हो, इन सारी परिस्थितियों से पूरा का पूरा ग्रामीण उत्तर प्रदेश कई तरीके से जूझ रहा है। और उनके भीतर ये सवाल अब बड़ा हो रहा है कि जिस दौर में उनके अपने नेताओं की मौजूदगी उनके बीच मुश्किल हालात में नहीं रही तो अब क्या करना है। और खास तौर से तब जब नरेंद्र मोदी बनारस की पहचान लिए हुए, खुद को ओबीसी बताते हुए उत्तर प्रदेश की सियासत से अपने आप को जोड़ते हैं, और योगी बुलडोजर और 80-20 के खेल के जरिए अपनी पहचान उत्तर प्रदेश से लिए हुए राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश की दिशा पर खड़े हुए हैं, ये वो दिखलाना चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश खुद कहां पर है, इस सवाल को कैसे उठाया जाए, इसके लिए जो भारत जोड़ो यात्रा का एक स्वरूप उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस बना रही है, वह खुले तौर पर इस दिशा में है कि जहां पर किसान मजदूर एक साथ आकर खड़ा हो, जहां पर दलित और मुस्लिम एक साथ आकर खड़े हों, जहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भीतर में आप अलग अलग प्रांतों में स्थितियों को बांटने की दिशा में ना आए, और जो दलित, मुस्लिम और यादव का सवाल है, इस समीकरण को मजबूती के साथ हर कोई पकड़ना सीख ले। तो क्या ये राजनीति अमल में आने वाली है? और अगर ये अमल में आएगी तो फिर यकीन जानिए जो भी मॉडल आपको दिखाई देता है वो भरभरा कर गिर जाएगा। और इसका दूसरा सच यह भी है कि अगर 2024 में यह राजनीतिक बिसात अगर सफल हो जाती है, जिसको लेकर कांग्रेस और इंडिया उत्तर प्रदेश को अपने अनुकूल करना चाह रहा है, तो फिर भारत की राजनीति में एक ऐसा परिवर्तन आएगा जिसकी अगुवाई उत्तर प्रदेश बिल्कुल नए तरीके से करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। और अगर यह असफल होता है तो फिर यकीन जानिए कि इस देश में छत्रपों की राजनीति खत्म होने की मुनादी होगी यह 2024 के चुनाव को लेकर। और शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश उस नब्ज पर आकर टिक गया है जहां पे समूचे राजनीतिक प्रयोग उत्तर प्रदेश के भीतर में कांग्रेस को करने हैं और इंडिया को करने हैं। यही बिसात एक अंतिम स्वरूप के साथ बंबई के भीतर चिंतन के साथ होना है। इंतजार दोनों को करना होगा, कांग्रेस को भी और इंडिया को भी। और शायद उससे भी बड़ा इंतजार बीजेपी भी अपने तौर पर कर रही है, क्योंकि उसके भरोसे अब अयोध्या राम मंदिर ही है जो जनवरी में पूजन के बाद वो पूरे राज्य में आंदोलन की दिशा में अयोध्या से जोड़ने की प्रक्रिया में आकर खड़ा होना चाहती है। तो एक तरफ आस्था और धर्म की राजनीति, दूसरी तरफ जातीय और समुदाय के समीकरण की परिस्थिति, इन दोनों के बीच उत्तर प्रदेश खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।